कभी सोच कर देखा है कि कैसे दुनिया का सबसे जाना माना डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने करोड़ों लोगों का ब्रेन वॉश किया अपना अंधभक्त बनने में। कैसे यह इंसान दुनिया का सबसे जाना माना डिक्टेटर बन गया। केवल लाखों लोगों की जान किन तकनीक का, किन स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया था उसने ये करने के लिए। आइए जानते हैं मेरे इस पहले वीडियो में। और एक दिलचस्प कहानी आज के इस वीडियो में बताना चाहूँगा, जो कि है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। दुनिया के सबसे जाने माने साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस तरह से ट्रीट किया गया था हिटलर के द्वारा। और लास्ट में हिटलर के बारे में कुछ अनसुने चौंकाने वाले फैक्ट्स भी जानेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1918 तक चला, जिसमें जर्मनी हार गया। युद्ध के कारण उसकी बहुत हानि हुई। इन सब के ऊपर मित्र राष्ट्र द्वारा उस पर बहुत अधिकांश दंड लगा दिए गए। उसकी सेना बहुत छोटी कर दी गई और उसकी प्रमुख खदानों पर कब्जा कर लिया गया, जहां से इनकम जनरेट हो सकती थी। तथा इतना अधिक अर्थदंड लगा दिया गया कि अपनी अनेक वर्षों तक अधिकांश कमाई देने के बावजूद भी कर्जा कम नहीं हो रहा था। ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी, 1914 में $1 की कीमत 4.2 मार्क थी, जो 1923 में बढ़कर 25 ट्रिलियन मार्क के बराबर हो गई। मार्क की प्राइस इतनी गिर गई कि बच्चे पैसे से पतंग बनाकर खेलने लग रहे थे। महिलाएं अपने कपड़े तक उन नोटों से बनवाने लगी। यहाँ तक कि लोगों की दिन में 2 बार पेमेंट करना पड़ती थी और पेमेंट के लिए बैग भर भर कर पैसे दिए जाते थे। पर इतना पैसा देने के बावजूद भी लोगों का उतने में 2 टाइम का खाना भी मुश्किल से हो पाता था, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही थी। मतलब नोट छपवाने का खर्चा भी नोट्स के प्राइस से ज़्यादा बढ़ चुका था। मार्क लगभग शून्य हो गया, जिससे मंदी, महंगाई और बेरोजगारी का भारी संकट पैदा हो गया। उस समय चुनी हुई सरकार के लोग अपना जीवन तो बहुत ठाट बाट से बिता रहे थे, परंतु देश की समस्याएं कैसे हल करें इसका न तो उन्हें कोई ज्ञान था और न ही बहुत चिंता थी। बस इसी चीज़ का फायदा हिटलर ने लिया। 1928 के चुनाव में हिटलर के नाजी पार्टी को केवल 2.6% वोट मिले थे, लेकिन अगले 5 से भी कम वर्षों में हिटलर चांसलर और जर्मनी के सबसे जानी मानी राजनीतिक पार्टी के नेता बन गए। 1929 की आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी में बैंक तबाह हो गए थे और बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ गई थी। बस इसी वक्त हिटलर ने अपनी किताब माइन कैंप लिखी, जिसमें अपनी सभी भावी योजनाओं के बारे में लिख दिया, और इन भावी योजनाओं ने लोगों को अट्रैक्ट भी किया। नाजी पार्टी की एक समर्थक जट्टा रूडिगा कहती हैं, लोग भूखे थे, बहुत बुरे दिन चल रहे थे। हिटलर के बयानों से लोगों को लगता था कि वो सारी समस्याओं से मुक्ति दिला देंगे। ये एक ऐसा आदमी है जो अपने लिए कुछ नहीं सोचता है, सिर्फ जर्मन लोगों की भलाई के लिए सोचता है। ऐसे मुश्किल समय में हिटलर ने अपने ओजस्वी भाषणों से जनता की समस्या हल करने का पूरा विश्वास दिलाया। इसके साथ ही उसके विशेष प्रशिक्षित कमांडो विरोधियों को मारने और आतंक फैलाने का काम भी कर रहे थे, जिससे हिटलर के पार्टी को सत्ता में भागीदारी मिलती गई। और एक बार चांसलर यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद हिटलर ने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और सभी शक्तियां अपने हाथों में केंद्रित कर ली, जिसके बाद वो देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ बन गए, जिन्हें फ्यूहरर कहा गया, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट सभी विरोधियों को खत्म कर दिया था। जर्मन वर्कर पार्टी में एडोल्फ हिटलर के सदस्यता कार्ड की फर्जी प्रति, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी बन गई। उनकी सदस्यता संख्या एक्चुअली में 555 थी। एंटोन ड्रेक्सलर ने कहा, मुझे एक पार्टी कार्यालय से शिकायत करनी पड़ी थी कि जर्मन वर्कर पार्टी का हिटलर का जो पहला प्रॉपर मेंबरशिप कार्ड था उसको गलत ठहराया गया था, जिसमें 555 नंबर मिटा दिया गया और 7 नंबर दर्ज किया गया था। हिटलर अपने भाषणों से लोगों के मन में एक झूठी दुविधा पैदा करके उन्हें अपना अंधभक्त बनाने में सक्षम था। या तो जर्मन लोगों को यहूदियों का सफाया करना होगा, या तो यहूदी लोग उन्हें खत्म कर देंगे। लॉजिकली ऐसा कहना सही नहीं है, पर फिर भी ऐसी दुविधाएं भीड़ को हिटलर की ओर अट्रैक्ट करती थी। Je gesagt habe, der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder predige ich, der Wiederaufstieg der deutschen Nation ist die Frage der Wiedergewinnung der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes. और फिर वही, अगर तुम अपने देश से प्यार करते हो तो मुझे वोट दो, अगर तुम अपने सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करते हो तो मुझे वोट दो। और ऐसे इमोशनल भाषणों से कई लोगों पर इफेक्ट भी पड़ता है।
पर कोई भी लॉजिकल इंसान इसे सुनेगा तो यही कहेगा कि हम देश से प्यार तो करते हैं पर तुम्हें क्यों वोट दें। तो किसी भी डिक्टेटर को डिक्टेटर बनने के लिए लॉजिक को पूरी तरह से खत्म करना होगा और यही काम हिटलर ने किया। नाजी लोग लॉजिक को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे, इसीलिए 10 मई 1933 को जर्मनी में किताब जलाने का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण देखा गया। नाजी विचारधारा के समर्थन में जर्मन स्टूडेंट यूनियन ने 25,000 से अधिक पुस्तकों को जला दिया, जिन्हें उन्होंने अनजर्मन कहा, मतलब एंटी नेशनल है ये किताबें। उनका मानना था कि आग ने जर्मनी की कल्चरल सफाई की सुविधा प्रदान की, क्योंकि किताबों को आग में जला दिया गया था। Nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein. Und dazu wollen wir euch erziehen. The future German man will not just be a man of book, but the man of character. ये कहकर जोसेफ गोएबल्स द्वारा सफाई दी गई। फ्राइड ने कहा, एक भीड़ अपने नेताओं की ताकत यहाँ तक कि हिंसा की मांग करती है। हिटलर और नाजियों ने इसी साइकोलॉजिकल नीड को पूरा किया कि नाजी पार्टी ताकतवर और शक्तिशाली थी और भीड़ के कमजोर दिमाग के लिए भरोसेमंद। हिटलर ने अपने भाषणों के माध्यम से ताकत और हिंसा को व्यक्त करने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक था, जिसके दौरान वह चिल्लाएगा और अपनी हिंसक बाहों को लहराएगा। आइए इस छोटी सी वीडियो क्लिप के जरिए समझते हैं। Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe। नाजियों ने सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के माध्यम से ताकत का प्रदर्शन किया। लगातार सैन्य परेड के दौरान सेना अपनी विशिष्ट हंस कदम की सैर के साथ मार्च करती थी। नाजियों द्वारा प्रसिद्ध किए गए सलामी ने उनकी पावरफुल इमेज को जोड़ा, जैसा कि हिटलर का टाइटल डेर फ्यूरर था, जिसका मीनिंग द लीडर था। ताकत को चित्रित करने वाले कुछ अधिक तरीकों में कॉमन नाजी सिंबल्स जैसे ईगल, स्वस्तिक और ट्रिगर शब्द जैसे तलवार, अग्नि और रक्त का उपयोग शामिल है। होलोकास्ट यहूदी लोगों को जड़ से खत्म कर देने का सोचा समझा और योजनाबद्ध प्रयास था। 1933 को एडोल्फ हिटलर जर्मनी में सत्ता में आया और उसने एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें यहूदी लोगों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें ह्यूमन रेस का हिस्सा नहीं माना गया। जूविश बिजनेसेस का बॉयकॉट कर दिया गया, उन्हें गवर्नमेंट जॉब से निकाला जाने लगा। यहाँ तक कि पार्क में जो बेंच रखी होती थी वो भी केवल आर्यों के लिए थी। जूविश लोगों से काम करवाने, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने और मार डालने के लिए स्पेशल कैंप बनाए गए, जिनमें सबसे फेमस था ऑशविट्स। जूविश लोगों को इन कैंप में लाया जाता और वहां बंद कमरों में जहरीली गैस छोड़कर उन्हें मार डाला जाता, जिन्हें काम करने के काबिल नहीं समझा जाता था, और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता, जबकि बाकी बचे यहूदियों में से ज्यादातर भूख और बीमारी से दम तोड़ देते थे। युद्ध के बाद सामने आए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि हिटलर का मकसद दुनिया के एक एक जूइश को खत्म कर देना था। युद्ध के 6 साल के दौरान नाजियों ने 60 लाख से अधिक यहूदियों की हत्या कर दी, जिसमें 15 लाख बच्चे थे। जूविश लोगों को जड़ से खत्म करने के अपने इस मकसद को हिटलर ने इतना इफेक्टिवली अंजाम दिया कि दुनिया की 1/3 जूइश पॉपुलेशन खत्म हो गई। इस कैटेगरी के लोग जहाँ भी मिलते उन्हें मारा जाने लगा, और सिर्फ इसलिए कि वो जूइश पैदा हुए थे। रिच स्लिटर और डॉक्टर मेड ब्रांड को स्पेशल डॉक्टर्स की पावर को एक्सपांड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ताकि जहां ह्यूमन जजमेंट के अकॉर्डिंग पेशेंट असाध्य रूप से बीमार हो, उन्हें उनकी बीमारी की स्टेज के एक महत्वपूर्ण एनालिसिस के बाद इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। हरथिम इच्छा मृत्यु केंद्र, जहां 18,000 से अधिक लोग मारे गए थे। यह है आस्विज के डेथ कैंप को जाने वाली रेल लाइन, जिसमें हजारों लोगों को भरकर लाया जाता था और गैस के सहारे उनकी हत्या कर दी जाती थी। इस तरह जर्मनी के बुकनवाल्ड कंसंट्रेशन कैंप के शमशान घाट के बाहर लाशों से लदी गाड़ियां देखने को मिलती थी। और इतने सारे शूज ये इन्हीं लोगों के हैं जो कैंप में गए तो थे पर कभी वापस नहीं आ पाए। कैंप के बाहर ही उनके ये शूज छीन लिए गए थे। शायद से आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हिटलर ने बेवजह इतने लोगों की हत्या क्यों की। इस सवाल के कई जवाब पेश किए जाते हैं, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल एंड मार्क्सिस्ट, लेकिन कोई भी एक जवाब कभी भी सेटिस्फाइंग नहीं हो सकता,
इतिहास कुछ इस तरह कहता है, जूविश लोग हर उस चीज को रिप्रेजेंट करते थे जो जर्मनों के खिलाफ है, इसीलिए उन सबको खत्म कर दिया जाना चाहिए। जब जूविश लोगों को भौगोलिक रूप से खत्म कर पाना संभव नहीं हो पाया, तब उन्होंने सबसे कट्टर रास्ता अपनाया, जो था फाइनल सॉल्यूशन। इतिहास में इस तरह के और भी इंसिडेंट्स मिलते हैं, लेकिन होलोकॉस्ट की कुछ बातें उसे अलग करती हैं। नाजी जर्मनी के अलावा भी कई सरकारों ने कैंप सिस्टम और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और इतिहास के ज़्यादातर हिस्से में जूविश लोगों का कत्ल किया जाता रहा। लेकिन दो मेन रीजंस थे जिसकी वजह से होलोकॉस्ट को सबसे अलग कहा जा सकता है। नाजियों ने हर जूविश को मारने का प्लान बनाया था, जिसके लिए उन्होंने एज, जेंडर, वर्क या फेथ की परवाह नहीं की, और इसके लिए उन्होंने स्पेशली मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल किया था। नाजी लीडर का कहना था, जूविश लोगों को दुनिया से खत्म कर देना जर्मनी के लिए और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए फायदेमंद होगा, पर असल में जूविश लोगों से उनको कोई खतरा नहीं था। जूविश टीचर्स और जूविश स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाला जाने लगा, और जहाँ तक कि वेल नोन प्रोफेसर्स की बात आती है, उनमें सबसे पहला नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। नाजीवाद के मेन अपोजिशन और शांतिवाद के कट्टर सपोर्टर होने के कारण नाजियों के मेन टारगेट थे। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल जमाया जाता था, ताकि उसमें जो भी पढ़ाया जाएगा उसमें नाजी आइडियोलॉजी होगी, और अगर ऐसा नहीं होगा तो उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में एक रेयर एग्जाम्पल थे जिनमें हिम्मत थी बोलने की, और वो थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। हिटलर के पावर में आने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पर रिजाइन देने का फैसला किया अपनी जॉब से। प्रशियन एकेडमी ऑफ बर्लिन में प्रोफेसर थे वो, और ये तक कहा कि मैं इस देश को छोड़कर जाना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं जर्मन सिटीजनशिप भी छोड़ना चाहता हूँ। हिटलर के बारे में कुछ इस तरह कहा जाता है कि उसने अपने मौत के कुछ घंटों पहले ही अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन से शादी की थी। माना जाता है कि अपने संभावित हार से निराश होकर बंकर में छिपे हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली थी, और उसकी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन ने जहर खाकर सुसाइड कर ली थी। और ये भी एक दिलचस्प बात है, हिटलर को हर वक्त अपने मौत का डर सताता था। उसको शक था कि उसके खाने में जहर मिलाया जा सकता है, इसीलिए उसने फूड टेस्टर्स नौकरी पर रखे हुए थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल।